शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने वाला चाहिए, कोई ऐसा जो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सके, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर सके। ऐसी पूरी दुनिया में फिलहाल एक ही शख्सियत नजर आती है और कई बड़े बड़े नेताओं के मुंह से उनका नाम सुना जाता है और विश्व स्तर पर उस शख्सियत की चर्चा होती है कि ऐसा तो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिनकी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के विश्व पटल पर चर्चा होती है ऐसे ऐसे विषयों के बारे में जो विषय कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ही सुलझा सकते हैं। और कई नेताओं की तो इनसे इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कोई कमिटमेंट की हो या न की हो, कूटनीतिक स्तर पर कोई बयान दिया हो या न दिया हो, लेकिन जो नेता इनसे अपेक्षा करते हैं उन नेताओं की अपेक्षा टूटने तक की भी बातें सामने आती हैं। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और फिलहाल जो स्थिति बन रही है पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल अभी की जो स्थिति मिडिल ईस्ट में है उस पर लगातार हम वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध भी लंबे समय से जारी है और यकीन मानिए यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देश और रूस जो अपने आप में सक्षम देश है, हालांकि उसके मित्र देशों में भारत की भी गिनती होती है, लेकिन रूस को सपोर्ट करने वाले देशों में भारत का नाम जरूर है, लेकिन भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है और इसके लिए भारत की छवि सर्वोपरि मानी जाती है और भारत ने हमेशा से कभी युद्ध में पहल नहीं की और शांति पसंद ये देश है। इस बात की जो छवि पूरी दुनिया में बनी हुई है, यहाँ ये बात पूरी तरह से साफ होती है और ये बात स्पष्ट भी हो जाती है। लेकिन जो देश, जो नाटो देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन देशों में ये साफ जाहिर है कि वो यूक्रेन को तो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो एंटी रशिया हैं, यानी रूस के विरुद्ध हैं, इसलिए वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की कई मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो युद्ध रुकवा सकते हैं। लेकिन इस बात के साथ साथ उनका एक शिकवा भी है। शिकवा उनका ये कहना है कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, इस तरह की बातों से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी को एफर्ट करना होगा। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाने या समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल व्लादिमीर जेलेंस्की ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बचाव करें, आकर रशिया से सीधे तौर पर वो बात करें कि आप अब युद्ध रोक दीजिए। देखिए, एक मित्र के होने के नाते आप किसी से हट भी कर सकते हैं, आप अपने मित्र को समझा भी सकते हैं और जिद भी कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह का कदम उठाना या इस तरह का व्यवहार उतना सहज नहीं होता। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी मित्रता को स्वीकार करता है, खुले मंचों से उसका दावा करता है और मित्रता की दुहाई देता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, लेकिन आप किसी से जबरन कोई काम नहीं करवा सकते। कूटनीतिक स्तर पर थोड़ी बारीकी की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे मोर्चों पर जहां के विरोधियों के या जिसके आपको बात मनवानी है उसकी आपके हाथ में कोई कमजोरी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप उस कमजोरी को बिना दबाए ही उसे ये इशारा कर दें कि आपको ये काम हमारे लिए करना ही होगा, अन्यथा ये कमजोरी तो आपकी हमारे हाथ में है ही। अब ये बात इस तरह से वहां कन्वे करनी है कि वो बात बिगड़े भी नहीं और बात बन भी जाए, तो ये पूरा बैलेंस करना। हालांकि रूस के साथ इस तरह के हमारे संबंध नहीं है, रूस के साथ तो हम अपने न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को बल्कि बॉलीवुड से लेकर कई अन्य तरह की ऐसी विरासत को हम साझा करते हैं जो रशिया में आज भी बहुत पसंद की जाती है। और रूस जो हमारा एक लंबे समय से घनिष्ठ मित्र रहा है दो राष्ट्र होने के नाते, तो यहाँ पर भारत की भूमिका को लेकर जेलेंस्की का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे आगे बढ़कर ये बात उठानी होगी और सिर्फ युद्ध के पक्षधर नहीं है कह लेने भर से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपको कुछ आगे बढ़ना होगा। बहरहाल इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी खुलकर कोई बात नहीं रखी है, लेकिन भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है और युद्ध शांत कराने के लिए, शांति वार्ता के लिए भारत के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि जो नहीं चाहते हैं वो भी दबे मन से ही सही लेकिन सराह रहे हैं। मुझे याद आती है वो घटना जो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई,
जहां ब्रिक्स के 5 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष तो वहां पहुंचे, लेकिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी बातों से और अपने व्यवहार से ये बात तो जाहिर कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वो वहाँ पहुँचे ज़्यादातर नेताओं से खुश नहीं थे, या यूँ कहें कि उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास उन नेताओं पर नहीं था। चूँकि जिस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन फेल कहा जा रहा है इस बार का, और इसमें एकता का अभाव भी दिखाई दिया है, और इस समिट में ब्राज़ील के नेता पहुंच ही नहीं पाए। ब्रिक्स समिट में कई देशों के नेता मौजूद थे, लेकिन इसमें से ज़्यादातर ऐसे थे जिन पर पुतिन को भरोसा नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस अंदाज में उन्होंने बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ हुआ, और जो बायलैटरल टॉक होती है उस दौरान किस हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत हुई, जैसे दो मित्रों के बीच बातचीत होती है उसी तरह का कुछ अंदाज, कुछ लहजा उन्होंने अपनाया हुआ था। कि सऊदी अरब को संगठन में शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके, और पुतिन इस समिट के जरिए दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा अभी करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि जो कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसका आगे व्यापक स्तर पर क्या असर पड़ता है। जबकि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के हिस्से की यदि बात करें तो इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में इस युद्ध का भी जिक्र किया गया था जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, और समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाले जाने के विषय पर भी चर्चा बहुत गहनता से हुई थी। और चूंकि कूटनीतिक विषय, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, वो कूटनीतिक विषय पर बहुत स्पष्ट और कम शब्दों में बात होती है, और ऐसे में उन्होंने कहा था कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। और पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। और प्रतिबंधों का रूस पर असर पड़ा है, और भारत चीन चाह ले तो जंग रुक जाएगी, जेलेंस्की ने ये बात कही थी, और रूस की इकोनॉमी को कमज़ोर करके जंग को रोका जा सकता है। लेकिन क्या भारत ये कदम उठा सकता है? अब जेलेंस्की ये चाहते हैं कि हम रूस पर दबाव बनाएं और रूस को हम मजबूर करें कि वो युद्ध रोक दे, लेकिन ऐसे में जो मित्रवत संबंध है उसमें तो खटाई पड़ जाएगी। ठीक है, हमें शांति स्थापित करनी है, लेकिन दो देशों की लड़ाई में अगर हम मध्यस्थता करेंगे और उसमें से कोई एक देश हमारा भी दुश्मन बन जाए, वो भी ऐसा देश जो न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि हमारा पुराना मित्र है, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हम अपनी विरासत साझा भी करते हैं, और ये पूरी दुनिया में विख्यात भी है भारत और रूस की दोस्ती। हालांकि इस बारे में कोई खुलकर भले ही खुले मन से न बोल पाए, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिसमें कि भारत और रूस की नज़दीकियों को लेकर भी परेशानी रहती है, और जेलेंस्की को, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देश अमेरिका को भी रूस से कुछ न कुछ समस्याएं रही ही हैं, और इनडायरेक्टली भारत के रूस की दोस्ती के विषय पर भी अमेरिका कई बार खुलकर बोलता नहीं है, लेकिन इस बारे में इशारे ज़रूर मिल जाया करते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब तक की परेशानियां जो है वो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा है, और भारत की मध्यस्थता के बाद भी ये नहीं सफल हो पा रहा। लेकिन अभी तक इस बारे में जितनी भी युद्ध विराम या युद्ध की शांति के बारे में विषय हुई है, वहाँ भारत ज़रूर एक कॉमन टॉपिक रहा है, और भारत ही ये मध्यस्थता कर सकता है। हर मंच से ये विषय उठता रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है, उस छवि का निश्चित रूप से लाभ मिले इस युद्ध शांति के लिए हर कोई ये उम्मीद कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह की कोशिश हो रही है, या भारत रूस को दबा करके झुका ले जाए, ऐसा अभी करना ज़रूरी नज़र नहीं आता है। लेकिन भारत अपने तरीके से इस विषय को ज़रूर हल कर लेगा, ये विश्व के कई बड़े नेता अलग अलग मंचों पर, अलग अलग मोर्चों पर या मीडिया के सामने कह ही चुके हैं। आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।